पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार में महागठबंधन में खींचतान है। एनडीए चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और महागठबंधन कहाँ है? कल ही हम लोगों ने कहा था महागठबंधन भुतलाया हुआ है, छितराया हुआ है। तो देखिए, जब सभी मानने यह लगे कि एनडीए ने बहुत अधिक बढ़त बना ली है, तो अब महागठबंधन को लग रहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए। अब लग रहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज सुबह पटना लैंड कर गए। सोचिए, आज तारीख है 22 अक्टूबर, पहले चरण का मतदान है 6 नवंबर को और अब लैंड कर रहे हैं। अशोक गहलोत आए हैं और उनके साथ कृष्णा अलबरू आए हैं और मुलाकात किससे हुई है? तेजस्वी यादव से हुई है। मतलब बातचीत जो बंद थी, बातचीत फिर से शुरू हुई है। तस्वीर साझा किया गया है। तेजस्वी यादव साथ में दिखे हैं, अशोक गहलोत साथ में दिखे हैं, कृष्णा अलाबरू साथ में दिखे हैं, मंगनीलाल मंडल दिखाई पड़े हैं और एमएलसी सुनील सिंह और झारखंड वाले राजेंद्र सिंह के बेटे कुमार गौरव वह भी दिखाई पड़े हैं। वह चर्चा के केंद्र में है, लेकिन संजय यादव दिखाई नहीं पड़े। यह भी देखने की बात है राजद की ओर से। संजय यादव कहां थे, जो रणनीतिकार हैं? तो अब चुनाव लड़ने की बात शुरू हुई है। चुनाव प्रचार के लिए अभी निकले नहीं है। कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई है और कहा गया है कि हां, हम चुनाव लड़ेंगे बिहार के मुद्दों को लड़ने के लिए। पता नहीं अब तक क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे थे, अब तक क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे थे। आज तेजस्वी यादव से मुलाकात क्यों हुई पटना में? दिल्ली में भी तो हुई थी, दिल्ली में भी तो हुई थी। तो दिल्ली में मुलाकात हुई और फिर रास्ता क्यों नहीं निकला था? तेजस्वी यादव ने 144 की जगह 143 सीट क्यों ले लिया और कांग्रेस क्यों जिद पर अड़ी रही? मुकेश सहनी के साथ छल किसने किया? मुकेश सहनी ठगे गए या मुकेश सहनी ठगने की कोशिश कर रहे थे? तो बिहार में चुनाव और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तो कहा गया कि 24 तारीख से निकलेंगे चुनाव प्रचार के लिए। तो 24 को यदि चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो 25 को नहाय खाए है, इसके बाद छठ की छुट्टियां हैं, समझ रहे हैं। और मुकेश सहनी ने कह रखा है, पहले मेरी बातें सुन लो, पहले मेरी बातें सुन लो, तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। साफ साफ बात है, उनसे भी बातचीत हो रही होगी। तो कल बड़ा सवाल यह है कि क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या अशोक गहलोत, कांग्रेस के मालिक नहीं है अशोक गहलोत, राहुल गांधी मालिक है, क्या अशोक गहलोत इस बात का ऐलान कर देंगे? और यदि कल ऐलान कर रहे हैं तो पिछले 4 महीने से ऐलान क्यों नहीं कर रहे थे कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, दावेदार है? क्या इस बात का ऐलान होगा कि मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम है? क्या इस बात का ऐलान होगा कि राजेश राम भी डिप्टी सीएम है? और यदि इन दोनों का ऐलान होगा तो क्या इसका भी ऐलान होगा कि एक मुसलमान भी होगा? हा? तो देखिए, आज भी सुबह तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उन्होंने कहा जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने देंगे। जीविका दीदियों की संख्या कितनी है और 30,000 का अंक गणित क्या है, हम बताना नहीं चाहते। लोग कहेंगे मजाक क्यों करते हैं, तो उस बात में हम नहीं फंसते हैं। आज आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने फिर से तेजस्वी यादव के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ कुछ महिला नेत्री थी, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं को इसका ध्यान रखना होगा कि नीतीश कुमार की सभाओं में महिलाएं आ रही हैं और आप महागठबंधन के नेताओं की सभाओं से महिलाएं गायब रहती हैं। 50% आबादी महिलाओं की, और यह एनडीए का यूएसपी है, एनडीए का बड़ा वोट बैंक है। नीतीश कुमार ठीक है, उनके शब्दों का टावर कभी छोड़ दे रहा है, कभी पकड़ ले रहा है, भूल कर रहे हैं। और उस मामले में भी देखिए, सितंबर की आखिरी तारीख तक बिहार में महागठबंधन बराबरी पर था और नीतीश कुमार को जो आप अशक्त, असहाय, बीमार घोषित कर रहे थे, माना यह जा सकता है कि नीतीश कुमार नहीं जीत रहे हैं, महागठबंधन ने स्वयं हार की कहानी खुद लिख ली है। आगे अजीत जी आपकी टिप्पणी। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले क्या रास्ता निकलेगा।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें अब हम लोग लगातार उसी पर बात कर रहे हैं कि क्या मतलब क्यों महागठबंधन इस तरह से पस्त पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उसने अपना चुनाव का कैंपेन शुरू किया, क्यों नहीं उसने प्रचार शुरू किए, क्यों नहीं साझा नॉमिनेशन हुए। ये सब बातें हम लोग कर ही रहे हैं। और इस बीच ये खबर आई कि अब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या होगा। हम लोग उस पर आए, उसके पहले एक लाइन में ये कह दे, जो आप कहा कि वो जो महिलाएं हैं 3 करोड़ 49 लाख, मतलब 3.5 करोड़ जो महिला वोटर हैं, वो बड़ी पूंजी है, बड़ी ताकत है एनडीए की, और उसमें भी बिल्कुल नीतीश कुमार की। उसी को टारगेट करके ये जो जीविका दीदी वाला आज का जो दाव है, वो उसी को टारगेट किया गया है कि उन महिलाओं के मन में हम ये पैदा करें भाव कि हम आपको ये जो अभी 10,000 रुपया नीतीश कुमार दे रहे हैं, हम इसकी जगह 30,000 देंगे और आपको अस्थायी नौकरी करेंगे, और संविदा कर्मियों को भी नौकरी देंगे। लेकिन मुख्य रूप से महिला वोटर्स को एड्रेस करने का एक दाव था। लेकिन अब इसमें भी अब ये सवाल उठेगा कि भाई इतनी देर से क्यों आप करने, इतने वर्षों तक आपने महिलाओं के लिए, आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आपकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसमें महिलाओं के लिए कहाँ स्पेस है। आप बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन आपने जीविका दीदी तो बनाई नहीं। भाई जिस समय महिला मुख्यमंत्री आपने बनाया बिहार में, आरजेडी ने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई, तो कहां उसके बाद महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू हुई। वो बनने के बाद 8 साल मुख्यमंत्री रही, तो आपने तो कोई की नहीं योजना। तो आप महिलाएं भी तो नियत देखती है ना, मंशा देखती हैं आपकी। आप चुनाव के समय जो वादे करेंगे वो, और एक आदमी की नियत जो 20 साल से लोग देख रहे हैं, इसकी तुलना होगी। अब क्या तय करेंगी महिलाएं जाने, लेकिन इसकी तुलना होगी। खैर वो एक आज का छेपक था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। लेकिन ये जो अब असली अटकल ये है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव को उप बिल्कुल मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके और महागठबंधन चुनाव लड़ने जाएगा? और जब मुख्यमंत्री घोषित करेंगे तो क्या उप मुख्यमंत्री उनके साथ घोषित होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। वो उन सवालों के साथ साथ हमने आज जो तस्वीर देखी ज्ञानेश्वर जी, उस तस्वीर में आपने नाम भी लिया कि अशोक गहलोत आए और कृष्णा अलवरू आए, जिन्होंने बात की जाकर के। उस पूरे फ्रेम से बिहार के सारे कांग्रेस के नेता गायब हैं। बिल्कुल 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 वोट बिल्कुल तो बिहार कांग्रेस के नेता को मिलेगा ना, वोट तो बिहार जी कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर मिलेगा। और बिहार कांग्रेस में ऐसा नहीं है, आपने क्या दलित अध्यक्ष बनाया जिसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके फोटो फ्रेम में आए। आपने दलित अध्यक्ष बनाया जिससे आपको आपको लाभ लेना है, जिस दलित अध्यक्ष से आप उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। भाई वो कुटुंबा में चुनाव लड़ रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से बुलवाते उनको, उनकी भी तस्वीर होती फ्रेम में, और उस तस्वीर में बिल्कुल लोग देखते ना, आप इंपावर्ड करते ना, उनको सशक्त बनाते, दलित चेहरे को सशक्त बनाया। तो आपने तो इंपावर किया ही नहीं उनको। आपके पास मुस्लिम का चेहरा, इतना बड़ा चेहरा है, पिछले चुनाव में भी जीते थे मोहम्मद जावेद या तारिक अनवर साहब जीते हुए हैं। आप कोई मुस्लिम चेहरा लिया करके अपने साथ दिखाते कि भाई हमारे साथ मुस्लिम चेहरा है, हमारे साथ दलित चेहरा है। मदन मोहन झा को बुलाते, आप मान लीजिए अखिलेश सिंह से, आप लोगों को, हर कांग्रेस के नेता को अखिलेश सिंह से समस्या है, तो अखिलेश सिंह को छोड़ भी देते तो मदन मोहन झा को रखते। तो आपने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को माइनस कर दिया, जबकि तेजस्वी यादव और लालू यादव प्रदेश के नेताओं के साथ बात करने में ज्यादा सहज हैं। वो उनके साथ ज्यादा सहज रूप से बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। आपने उनको किनारे कर दिया। वोट क्या अशोक गहलोत और कृष्णा अलवरू के चेहरे पर वोट थोड़े बिहार में मिलेगा? आप क्या वोट मिलेगा? और जब बैकरूम की बात है, तो उस बैकरूम की बात करता है या बैकरूम की में चीजें तय करता है, उसकी सार्वजनिक रूप से फोटो का कोई मतलब नहीं है। उसको क्यों सार्वजनिक रूप से आप बिल्कुल सामने ले आना है? तो ये एक जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, आरजेडी के भी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, और आरजेडी का कुछ बड़ा होशियारी का दाव भी है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले कांग्रेस की चर्चा से शुरू हो गई। आप देखिए कांग्रेस की चर्चा में आपने बेगूसराय का इलाका है, आप कन्हैया कुमार आपके नेता वहां से निकल रहे हैं, आप उनको उभारने, उनको आगे ले आने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा ना कि आप बेगूसराय की पॉलिटिक्स कन्हैया कुमार के हिसाब से चलाएंगे। तो आपने इस चक्कर में मटिहानी जाकर के आपने ये सीपीआई के खिलाफ, सीपीआई की सीट जो बछवाड़ा की सीट है ज्ञानेश्वर जी, आपको पता ही है 350 से भी कम वोट से हारे थे कॉमरेड अवधेश राय। उस सीट पर आपने उम्मीदवार दे दिया, उम्मीदवार देकर के आप पड़ गए कि हमारे शिव प्रकाश गरीबदास जी चुनाव लड़ेंगे बछवाड़ा सीट से, जहां 350 वोट से हारा हुआ है सीपीआई का कैंडिडेट। और इसका नतीजा यह हुआ कि सीपीआई ने 3 सीटों पर और जाकर के कैंडिडेट खड़े कर दिया, आपकी जीती हुई सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया राजा पाकड़ में जाकर के सीपीआई ने। तो आप यहाँ कांग्रेस का पुनरुत्थान करने आए थे, तो आपने आरजेडी से भी मोर्चा खोल लिया, आपने सीपीआई से भी मोर्चा खोल लिया, आपने मुकेश सहनी से भी मोर्चा खोल लिया, सब जगह मोर्चा खोल लिया। तो एक तो जो अविश्वास पैदा हुआ, वो इस तरह की स्ट्रेटेजिकल, जो टैक्टिकल मिस्टेक से, स्ट्रेटेजिकल गलतियों से ये इस तरह का माहौल बिगड़ा। वही काम आरजेडी ने किया। अब आरजेडी को लोग कह रहे हैं कि बड़ी स्ट्रेटजी है कि नरकटियागंज में 3 ब्राह्मण लड़ रहे हैं, तो वहां यादव लड़ा दिया कि ये 3 ब्राह्मण के वोट कटने में हमारा क्या पता यादव जीत जाए।
लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल कहलगांव में बिल्कुल बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी पर देखिए बारसलीगंज में कहा जा रहा है कि दो भूमिहार लड़ रहे हैं, तो भूरा बाल साफ करने वाले अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव जीत जाएगी। हाँ अब देखिए कहलगांव में कहा जा रहा बिल्कुल है कि सदानंद सिंह के बेटे कुशवाहा, हाँ, जो सुभानंद प्रवीण मुकेश कुशवाहा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ सुभानंद मुकेश जेडीयू से लड़ रहे हैं और प्रवीण कुशवाहा प्रवीण कांग्रेस कुशवाहा से लड़ रहे हैं। कांग्रेस से लड़ रहे तो हैं। हाँ लब कुछ लड़ रहा है, इसमें यादव जीत जाएगा, हाँ ठीक है ना। हाँ तो इसी तरीके से वैशाली में कहा जा हाँ रहा है कि भाई सिद्धार्थ कि पटेल जेडीयू के उम्मीदवार है बिल्कुल, कुर्मी, और और निषाद लड़ कांग्रेस के रहे हैं, उम्मीदवार है संजीव सिंह संजीव लड़ रहे हैं, तो भूमिहार, निषाद तो इसमें उनका कुशवाहा जीत जाएगा। कुशवाहा तो जीत यह जाएगा। तो हाँ है हाँ, तो जी। ये जो स्ट्रेटजी है, ये इंडिविजुअल के लिए तो ठीक है कि आपने आप कहलगांव सीट पर की एक गोटी बैठा ली, एक वैशाली में बिठा ली, नरकटियागंज कर लिया, ये बारसलीगंज कर लिया, आपकी 3-4 सीटों की आपने गोटी ठीक कर ली है। लेकिन इससे जो मास में, जनता में जो मैसेज गया है, अलायंस टूटने का जो मैसेज गया, अलायंस के बिखरने का जो मैसेज गया, जो धारणा प्रभावित हुई है, उसका क्या करेंगे? 4 सीट का बिल्कुल चुनाव थोड़े है, ये कोई बाई इलेक्शन थोड़े है। 4 सीट के चुनाव से आप 243 सीट दांव पर लगा दीजिएगा 4 सीट के लिए। ये कौन सी स्ट्रेटजी है भाई? ये तो टैक्टिक्स होती है, जो शॉर्ट टर्म की टैक्टिक्स होती हैं। एक आध सीटों का चुनाव हो रहा हो तो आप कर रहे होते हैं। जो टैक्टिक्स आप देखिए, हम सोच ही रहे थे कि कहाँ अभी जिक्र आ गया तो हम कह दें कि जो टैक्टिक्स की है असदुद्दीन ओवैसी ने, आकर के वो खेल करेंगे बिहार में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हैदराबाद की जुबली हिल्स सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। उनका कैंडिडेट वहां लड़ता था, उस कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट मिलता था, लेकिन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमको समर्थन नहीं चाहिए, या ये भी नहीं कह सकते कि हम समर्थन लेंगे। अब वो तो आगे कहेंगे कि हमने वहां बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो ये शॉर्ट टर्म गेम होती है, ये शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स होती है, जो एक आध 2-4 सीटों पर चल जाती है। 243 सीट आप दांव पर लगा दिए 4 सीट के लिए। हर सीट पर परसेप्शन, धारणा प्रभावित हो गई, हर सीट पर धारणा बदली है कि आप भूमिहार का गेम भी भूमिहार के साथ चाह रहे हैं कि वो आपके साथ जुड़ करके आपको वोट भी करे, और एक जगह भूमिहार को हराने के लिए आप एक दाव भी खेल रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है, कुशवाहा को हराना भी है, और वहां या तो जिताना है कुशवाहा को हरा के, और कुशवाहा का वोट भी चाहिए पूरे प्रदेश में। तो ये ऐसा थोड़े पूर्वक एक ही सीट पर खेल खराब किया था ना पवन सिंह ने, और पूरे शाहबाद में कुशवाहा लोगों ने वोट खराब कर दिया बीजेपी का। तो आप एक सीट पर अगर आप कहलगांव हरवाना चाह रहे हैं कुशवाहा को, और यादव जितवाना चाह रहे हैं, तो क्या पूरे बिहार के कुशवाहा को यह मैसेज नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या खेल कर रहे हैं? तो इस तरह के खेल जो है, आपके 2-4 सीटों के लिए आपने समूचा 243 सीटें आपने दांव पर लगा दी बिहार की, और हर जगह अलायंस इतना खराब हो गया, अलायंस में इतना अविश्वास हो गया, जातियों के अंदर इतना अविश्वास हो गया। एक तो नंबर्स आपने इतने ज्यादा दे दिए, आपने 52-53 यादव उम्मीदवार दिए हैं, जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि आप हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं कि अखिलेश यादव के मॉडल पर जाएं आप। आपको भरोसा ही नहीं है कि हम कम यादव देंगे तो हम जीत पाएंगे, यादव का वोट हमको आएगा, जैसे अखिलेश यादव को भरोसा है। तो ये अविश्वास जो कास्ट का, एक तो फॉल्ट लाइन्स बहुत बड़ी हो गई अब आरजेडी के भीतर, और अलायंस के भीतर भी फॉल्ट लाइन्स बड़े हो गए। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच अविश्वास हो गया, कांग्रेस और आरजेडी के बीच अविश्वास हो गया, कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट के बीच, आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच, सबके बीच अविश्वास, सबके बीच फॉल्ट लाइन्स है। यादव कुशवाहा का फॉल्ट लाइन हो गया, यादव भूमिहार का फॉल्ट लाइन हो गया, यादव मुसलमान का फॉल्ट लाइन हो गया। तो ये तमाम फॉल्ट लाइन्स आपने क्रिएट कर दिए 10-12 दिन में, यानी कि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पहले आप इसको ठीक करने आए थे, और आपने अब नए फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दिए जिनको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आफ्ताब या जो भी नाम है उनका, गौरव और राम में, अगर वो खड़े रह जाते हैं चुनाव में वापस, उन्होंने अफजल जिनके खिलाफ कोर्ट जाने की बात हो रही है, तो फिर कैसे सहनी का और मुसलमान का सहनी और जो आपका कोर वोट है आरजेडी का, उसके बीच कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा, कैसे उनका तालमेल बनेगा सब समूचे बिहार में, जब जहां मुकेश सहनी के भाई को हरवाने के लिए मुसलमान खड़ा रहेगा। तो इस तरह की जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई हैं, ये तो 10 दिन का क्रिएशन है, तो 10 दिन के भीतर, मतलब 6 तारीख मुकेश सहनी के साथ तो ऐसा छल हुआ, मुकेश सहनी के साथ तो ऐसा छल हुआ कि 15 सीटें देकर भी, कि 15 सीटें आपको दी जा रही है, सीटें दी नहीं गई, और उस पर उम्मीदवार भी दे दिया गया। देखिए, जो उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दिया कि इंजीनियर शशिभूषण सिंह को आप अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ा लीजिए, उनका नामांकन ही रद्द हो गया। और देखिए आरजेडी आज जिस तरीके से मोहनिया में आरजेडी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, ये तो आश्चर्य वाली बात है ना। क्या आपको पता नहीं है कि दूसरे राज्य के निवासी को दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है, तो अपने आरक्षण की लिस्ट देखना चाहिए। ये तो साधारण जो है, आपकी तैयारी पर सवाल उठता है कि इतने दिनों से आप क्या तैयारी कर रहे थे, किस तरह की तैयारी आपकी हो रही थी, कैंडिडेट कैसे छांट रहे थे, जो आपको यही नहीं पता है। आप एक बार लिस्ट चेक कर लेते कम से कम। ये झारखंड में भी एक सीट पर आई थी कि राजस्थान के एससी में एक जाति है, उसको वहां आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलने की बात थी, तो वहां काके की ही सीट थी, जिसको बदल दिया बीजेपी ने। बीजेपी का वहां आदमी था, बदला उसने। तो ये तो समझदारी की और तैयारियों की बात होती है
कि आप अपनी तैयारी में कितना गंभीर हैं। वो अगंभीरता बिल्कुल। दिखी। इंजीनियर शशिभूषण सिंह के का नॉमिनेशन कैंसिल होने में उनकी पहले तस्वीर आई कि दोनों पार्टियों के नेताओं से सिंबल ले रहे हैं, और इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि लोग देखिए एक सिंबल के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ देखिए शशिभूषण सिंह को दो दो सिंबल मिल रहे हैं। मतलब उनको मुकेश सहनी भी दे रहे थे, तेजस्वी यादव भी दे रहे थे। फिर फाइनली उन्होंने जाके मुकेश सहनी के सिंबल पर नॉमिनेशन भरा और नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। और जो और बागी इतने बड़े उम्मीदवार थे बेवकूफ आरजेडी, अजीत जी, इतने बड़े बेवकूफ मूर्ख इंजीनियर इंजीनियर चुनाव जीता था उन्होंने 2020 में। हाँ उन्हें क्या पता ही नहीं था। देखिए फॉर्म में लिखा होता है 10 प्रस्तावक होना चाहिए और एक ही प्रस्तावक था। हाँ, नहीं तो वो जब सिंबल होता है तो प्रस्तावों की संख्या थोड़ी कम रहती है। ये ग्राउंड इनमें भी देखा गया था। सीमा सिंह के मामले में भी मढ़ौरा में जो कैंसिल हुआ, तो जब उनका तो सिंबल के आगे जहां जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिखना था वहां उनका नाम लिखा हुआ था, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ था। तो जब कैंसिल हुआ तो चुनाव अधिकारियों ने देखा कि इनको निर्दलीय के तौर पर इनको माना जा सकता है कि नहीं। तो निर्दलीय को 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, जो उनके यहाँ नहीं थे, तो वो निर्दलीय भी नहीं हुई, कैंसिल हो गई। सेम चीज हो गई शशिभूषण सिंह के साथ। नहीं तो अगर 10 प्रस्तावक इनके होते तो इनको निर्दलीय में मान्यता दे दी जाती, बाद में पार्टी इनको अधिकृत करती। अब वहां संकट क्या हुआ सुगौली सीट पर ज्ञानेश्वर जी की, जो पार्टी आरजेडी से बागी होकर के जो व्यक्ति खड़ा हुआ, ओम प्रकाश सहनी, जो पिछली बार आरजेडी के टिकट से मोतिहारी से लड़े थे और 60,000 से ज्यादा वोट आया था। मोतिहारी लड़े थे या हम मोतिहारी शायद लड़े थे, या वहीं लड़े थे, सुगौली लड़े थे। ओम प्रकाश सहनी वहीं के हैं रहने वाले। मोतिहारी हाँ, वो तो रहने वाले उधर के, वहां ट्राई कर रहे थे टिकट, वो सुगौली, वो ध्यान आ गया कि मोतिहारी से लड़े थे। तो उनका भी नामांकन रद्द हो गया। जो बागी थे, बागी उम्मीदवार थे, उनका भी नामांकन रद्द हो गया। अब देखिए लोक जनशक्ति पार्टी की बैठे बिठाए एक सीट वहां मढ़ौरा गई उनकी, मतलब बिना लड़े, तो यहाँ एक बिना लड़े सीट आ गई उनकी सुगौली में। जो राजेश गुप्ता बीजेपी के एमएलसी थे और एलजेपी की तरफ से जाकर के लड़ रहे थे, उनकी सीट आ गई। फिर ये मोहनिया की सीट कैंसिल हो गई। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स हुए हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं। और जाहिर है कि जब आप सीट, जब ये बांट रहे थे, सिंबल बांट रहे थे, जब उम्मीदवार तय कर रहे थे, तो आपने बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया, डिटेल्स पर ध्यान आपने नहीं दिया, जो ध्यान देना चाहिए था, जो जरूरी था। तो एक तो ये जो परिवार के भीतर का झगड़ा हम लोग जान रहे हैं, पार्टी के भीतर का झगड़ा जान रहे हैं हम लोग, गठबंधन के भीतर का झगड़ा हो गया, और जो ओवरऑल कास्ट का जो इक्वेशन बनाया उसमें तमाम तरह के फॉल्ट लाइंस हो गए। तो चुनाव क्यों बैठा है, चुनाव क्यों नहीं उठ रहा है, या क्यों एक तरफा चुनाव होता दिख रहा है, तो उसके तो ये स्पष्ट 4 कारण हम लोग को अभी दिख रहे हैं, दूर से दिख रहे हैं। अलग 4 कारण तो हम लोग को दिख ही रहे हैं कि भाई आपके परिवार में बिखराव रहा, परिवार एकजुट नहीं हुआ, भाई ने आपके खिलाफ कैंडिडेट दिया हुआ है। दूसरा, पार्टी के भीतर के झगड़े हैं, जो विवाद, जिनके टिकट आपने काटे या जिनको नहीं दिया, जिनका कैंसिल हो रहा है। तीसरा, जो अपने अलायंस पार्टनर के साथ जो विश्वास हुआ। और चौथा, जो कास्ट की फॉल्ट लाइंस और बड़ी हो गई। आपके पास तो लिमिटेड कास्ट है, बहुत लिमिटेड कास्ट है। ये नहीं है कि एनडीए की तरह बहुत बड़ा कास्ट का आपने इक्वेशन बना रखा है, बहुत लिमिटेड कास्ट है। कुशवाहा और भूमिहार आपने जोड़ना चाहा, उसमें भी फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी आपने, यादव को अपने तरजीह देने के चक्कर में। तो इसलिए ये चुनाव के पहले जो हम लोग ये देख रहे थे कि चुनाव बिगड़ रहा है, चुनाव खराब हो रहा है महागठबंधन का, तो उसके ये सब कारण है। कांग्रेस की अपनी नादानियां हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से आप निपटाने के चक्कर में आप लेफ्ट के सीट पर गए, तो लेफ्ट ने 3 सीटें आपकी जीती हुई, राजा पाकड़ की सीट है, प्रतिमा दास की, वहां कैंडिडेट दे दिया। तो वो लेफ्ट वाले अलग आपका खेल खराब कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य काम कर रहे हैं। आज भी हम इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू किसी अखबार में उनका इंटरव्यू देख रहे थे, किसी अखबार में उन्होंने कहा, उसने कहा कि क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने एक शब्द में आंसर दिया, एक वाक्य नहीं, उनका एक शब्द, एक पूरा वाक्य था, उन्होंने कहा डेफिनेटली। तो सीपीआई एमएल ने, आपने उनको पिछली बार 19 सीटें दी थी, जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट इतना था कि 19 में से 12 सीटें जीते, फिर भी वो 20 सीट पर राजी हो गए कि चलिए एक ही सीट हम ज्यादा लेकर के राजी हो जाते हैं, लड़ लेते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि डेफिनेटली सीएम के फेस हैं वो, उनके चेहरे पर, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। और इतनी होशियारी से जवाब दी। पहले वाले सवाल पर फिर हम एक बार आते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य ने कही है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही है, तो इस पर आपकी क्या राय है, सीपीआई एमएल क्या सोचती है? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने, उन्होंने उनके जॉब की जो गारंटी की स्कीम है उसका ब्लूप्रिंट नहीं देखा है। मतलब उन्होंने कहा कि हमने उनका ब्लूप्रिंट नहीं देखा है कि उन्होंने क्या सोचा है। और फिर उस अगली लाइन थी कि उन्होंने कहा कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था हो, सबके लिए समान और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, तो रोजगार के लिए ज्यादा अवसर पैदा होंगे।
ये इतनी अच्छी बिल्कुल। बात लगी हमको कि सबके लिए आप इंक्लूसिव एजुकेशन करिए, आप शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर दीजिए, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करिए, तो अपने आप रोजगार के अवसर बनेंगे बिहार में। ये बात दीपांकर हम्म। भट्टाचार्य ने कही। उन्होंने इसके बाद सवाल को टाल दिया कि कैसे हर परिवार को, चूंकि वो पता है कि आप नहीं दे सकते हैं, जो चीज आप चांद तारे ले आकर के देने की बात करेंगे तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जब तक उन्होंने हम्म। इस समझदारी से इस बात का जवाब दिया, बिना आपने अपने सहयोगियों को कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिखाया है, उनके साथ कोई डिस्कशन आपने नहीं किया है, कोई इसका जो अध्ययन होना चाहिए आपने नहीं किया, और आपने एक अनाउंसमेंट कर दिया। कांग्रेस ने खराब स्थिति में भी, ज्ञानेश्वर जी, अपने कांग्रेस ने जिद के बावजूद 9 सीटें छोड़ दी। आरजेडी ने क्या बिल्कुल। आरजेडी ने क्या छोड़ी? हम्म। आरजेडी ने हम्म। एक सीट छोड़ी। 144 लड़े थे, 143। आपको मुख्यमंत्री भी बनना है, आप चाहते हैं कि हम्म। आपको सब आदमी नेता घोषित करके मुख्य चुनाव लड़े, और आपको इतनी हिम्मत, आप इतनी दयानतदारी नहीं दिखा सके, इतनी दरियादिली नहीं दिखा सके कि आप 144 में से 5-7 सीट छोड़ दें उपेंद्र इनके लिए, मुकेश सहनी के लिए या लेफ्ट के लिए। 144 बिल्कुल। में 143 सीट आप लड़ गए। आपने भाई सहयोगियों झारखंड की मुक्ति कमी कर मोर्चा दी। के लिए, जिस झारखंड बिल्कुल। मुक्ति मोर्चा के लिए आपने देखिए, झारखंड के चुनाव के वक्त आपने लड़कर सीटें ली, हम्म। हेमंत सोरेन ने आपके साथ सहृदयता दिखाई, आपको सीटें दी, आप चुनाव जीते, मंत्री बने, उनके लिए सीटें नहीं छोड़ी। आरएलजेपी को रख ही लेते तो क्या होता। बिल्कुल। और देखिए, मुकेश सहनी को सीट ना देना, कांग्रेस की सीटों पर चुनाव लड़ जाना, हाँ, बारसलीगंज वही। कौन लड़ रहा था? हाँ, कहलगांव कौन लड़ कहलगांव। रहा था? ठीक बात और है। यह बात समझ में नहीं आ रही है। अजीत जी, आप थोड़ा मार्गदर्शन करें कि देखिए, कल यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी जाती है और परसों से ये लोग निकलते भी हैं, तो क्या कहलगांव में जो बात बनेगी, क्या कांग्रेस के नेता जाकर कहेंगे या आरजेडी के तेजस्वी यादव जाकर कहेंगे? तेजस्वी यादव को कहना होगा कि नहीं, यहाँ जो है परवीन कुशवाहा ही महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, रजनीश यादव नहीं है। या फिर कांग्रेस के नेता को कहना होगा कि रजनीश यादव ही महागठबंधन के उम्मीदवार है, परवीन कुशवाहा नहीं है। बारसलीगंज में जाकर कहना होगा तेजस्वी यादव को कि अनीता महतो नहीं, मंथन सिंह ही है। या फिर कांग्रेस के नेता को कहना पड़ेगा कि मंथन सिंह नहीं, अनीता महतो ही है। वैशाली में जाकर कहना होगा, यदि कांग्रेस वाले बोलेंगे कि नहीं भाई, अजय कुशवाहा ही है, इंजीनियर संजीव नहीं है, और तेजस्वी यादव को कहना होगा कि अजय कुशवाहा नहीं, इंजीनियर संजीव सिंह है। यह तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए एक तो हम लोग को कल 3 बजे खत्म होगा, जब नाम वापसी का खत्म हो जाएगा, कल ही खत्म होगा ना नाम वापसी का समय। 3 बजे बीतने के बाद देखते हैं कि इसमें से किसी का नाम वापस कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है। हालांकि हमको संभावना गुंजाइश इसलिए कम दिख रही है क्योंकि आरजेडी ने तो बहुत सोच विचार करके टिकट दिया है। आप कैंडिडेट्स के नाम देख लीजिए। आपने दीपक यादव को दिया है, जिनको वाल्मीकि नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, उनके साथ किस तरह के संबंध है और क्या कंसिडरेशन है उनको टिकट देने का, ये सब आदमी को पता है। वैसे ही आपने कहलगांव में सोच समझ कर रजनीश यादव को टिकट दिया है। संजय यादव झारखंड में सरकार में मंत्री हैं, गोड्डा से विधायक हैं। और ये देखिए कि पिछली बार तो झारखंड में ज्ञानेश्वर जी सिर्फ एक विधायक जीता था आरजेडी का, और हेमंत सोरेन ने पूरे 5 साल उसे एक विधायक को मंत्री बना करके रखा। एक विधायक जिसके समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ता था हेमंत सोरेन की सरकार को, उसके पूरे 5 साल सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बना करके रखा था, जो चतरा से चुनाव जीते थे। खैर, तो सोच विचार करके अनीता महतो को देखिए वारसलीगंज में सोच विचार करके उन्होंने टिकट दिया। इसलिए तेजस्वी यादव कितना पीछे हटेंगे, हमको इसमें थोड़ा डाउट है कि वो अभी कोई कॉम्प्रोमाइज इन नामों पर करेंगे। तो फिर क्या कांग्रेस करेगी? कांग्रेस नाम वापस लेगी, कांग्रेस ही फिर वहां बड़ा दिल दिखाएगी। क्या अशोक गहलोत ने क्या बात की है ये नहीं आइडिया है, लेकिन अशोक गहलोत जादूगर है। जादूगर मतलब उनको जादूगर कहते हैं क्योंकि वो जादू दिखाते थे। राजनीतिक करियर शुरू करने के पहले वो जादू दिखाते थे, तो अच्छा। उनको, हाँ, तो इसलिए उनको जादूगर कहते हैं लोग। तो राजस्थान में भी वो जादूगर थे, और वो जादूगर की तरह वो भी हैट में से खरगोश निकालते रहे हैं। तो वो किस तरह से निकालेंगे, उन्होंने क्या बात की है, ये फॉर्मूला कल 3 बजे जब नाम वापसी होगी तो पता चले। उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका फिर जो आप उसमें पता चल जाएगा जब नाम वापसी का समय खत्म होगा। पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी हाँ, है, वो तो खत्म होगी, गौरव उसमें तो होगा ही नहीं। हाँ, पहले चरण वाली सीटों में तो होगा ही नहीं। दूसरे चरण की जो बची हुई सीटें हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें तो पता चल जाएगा उसका तरीका क्या होता है। हम लोग पहले भी फ्रेंडली फाइट देखे हुए हैं, हम हर स्टेट में हमने देखा है, एनडीए को भी और इंडिया ब्लॉक को भी फ्रेंडली फाइट करते हुए। उस फ्रेंडली फाइट में क्या होता है कि ये लोग उन सीटों को अवॉइड करते हैं। कैंपेन में नेता नहीं जाते हैं, बड़े नेता उन सीटों पर कैंपेन करने नहीं जाते हैं। तो अच्छा, चूंकि कैंपेन जब चल रहा होता है तो मीडिया को इंटरव्यू वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें मीडिया से आपके इस तरह के सवाल नहीं होते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, तो जनरली उसको अवॉइड किया जाता है। 5 ऐसे 5, 7, 10, 11 जो भी सीटें हैं उनको अवॉइड किया जाता है।
तो एक तरीका तो ये है कि दूसरे नेताओं पर छोड़ देंगे कि भाई आप अपना अपना कैंपेन करिए अगर फ्रेंडली फाइट की स्थिति आती है। हालांकि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है। आमने सामने की लड़ाई में जब दो गठबंधन है, आमने सामने की लड़ाई है, आपका एजेंडा है कि आपको बीजेपी को हराना है, तो फिर क्या फ्रेंडली फाइट करनी है। लेकिन वो बिल्कुल। चीजें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव है कि जो जिन सीटों की हम लोगों ने बात की, आपने तो हर सीट का कैंडिडेट ही बता दिया। इन सीटों पर सोच समझ के दिया है आरजेडी ने अपना उम्मीदवार अपनी सीटें बढ़ाने के लिए या दूसरे कंसीडरेशन के लिए, और उसके लिए वो जोखिम लेने को तैयार है कि अपना जो नुकसान होगा सो होगा। तो खैर जो भी होगा उसका जवाब कल 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग देंगे। अगर उसके बाद भी नाम वापस नहीं होता, 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होती है, तो बड़े नेता अवॉइड करेंगे, वहां कैंपेन करने नहीं जाएंगे, बड़े नेताओं की वहां रैलियां सभाएं नहीं होंगी, अपने अपने सब अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। अब आइए मूल सवाल जहां से जो हम लोग शुरू किए कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सब लोग बैठेंगे कल और जादूगर भी कांग्रेस के बैठेंगे और ये लोग तेजस्वी यादव को कहेंगे कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के जी। दावेदार हैं और इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग वोट मांगेंगे? क्या कांग्रेस ऐसा कहेगी? फिर अगर कांग्रेस ऐसा कहती है तो हम उसी सवाल को दोहराते हैं जो आपने पहले ऑलरेडी पूछ चुके हैं आप कि भाई तो फिर 4 महीने से क्यों नहीं कर रहे थे, 1 महीने पहले क्यों नहीं सही कर रहे बात थे? है। जब चुनाव की बिल्कुल। घोषणा हो गई 6 तारीख को, तो उसके बाद आपने क्यों नहीं कर दिया अनाउंस? नहीं किया। नहीं करने के जो कारण थे वो कारण तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। 23 तारीख से 23 अक्टूबर से, कल ही से ज्ञानेश्वर जी, ये जो जिसमें चार्ज फ्रेम हुआ है आईआरसीटीसी मामले में, उसमें कल से ट्रायल शुरू हो रहा है। तो अच्छा। विशेष कोर्ट में कल से ट्रायल शुरू होना है। सीबीआई के का जो केस है, सीबीआई के विशेष स्पेशल कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू होना है। और जो जमीन के बदले नौकरी का मामला है उसमें ट्रायल का काम पूरा हो चुका है, उसमें संभवतः फैसला आना है, या जो भी उसमें एक फैसला टाला गया है 10 नवंबर तक। तो कांग्रेस तो यही ग्राउंड देती थी ना कि भाई तेजस्वी यादव को हम लोग घोषित करके लड़े और उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उसमें किसी में फैसला आ जाए, 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए, तो फिर कैसे हो करेंगे? सजा हो जाती है अगर उनको, तो या फिर ये जो उनके ऊपर अभी आरोप लगाए गए हैं, आरोप चार्ज फ्रेम हुआ है और पहले के मुकाबले में चार्ज फ्रेम हो चुका है 2-2 मामले में, अगर इसका इशू बनता है, प्रशांत किशोर और बीजेपी और जेडीयू सब इसका इशू बनाते हैं, तो हम लोग इसको कैसे काउंटर करेंगे? फिर कांग्रेस ये सवाल कर रही थी कि अगर हम तेजस्वी को लेकर के जाएंगे मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके और नीतीश कुमार से जब कंपेयर किया जाएगा, तो फिर उसके बाद उसमें कैसे हम लोग जवाब देंगे? उसमें तो हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार की छवि, उनका कामकाज, उनका एक बैकग्राउंड, वो सारी चीजें इनके मुकाबले बेहतर है। फिर यादव वर्सेज अन्य पिछड़ी जातियों या अन्य जातियों को जो जोड़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो जो नॉन यादव फोर्सेज है, नॉन यादव कास्ट है, वो बिदक जाएगा हमसे। तो ये तमाम कंसर्न बताए थे, मतलब कांग्रेस के अच्छे बड़े नेताओं ने ये बातें कही थी कि हम इसलिए नहीं घोषित करना चाह रहे हैं। तो इन सब का क्या जवाब देंगे आप? ये स्थितियां तो अभी रहेंगी ही ना कि भाई यादव मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर जो भी थोड़ा बहुत अगर आप सोच रहे हैं कि कोयरी कुर्मी हमारे कोयरी आ जाएगा हमारे यहाँ, क्यों आएगा? आपके यहाँ जब कोई वैकेंसी नहीं है, आपके यहाँ जब उप मुख्यमंत्री की भी वैकेंसी नहीं है, तो वो वहां नहीं जाएगा जहां मुख्यमंत्री भी है, उसका उप मुख्यमंत्री भी है, तो उसको आप जोड़ने की आपकी वो खत्म हो जाएगी। फिर ये जो ग्रंथि है पुरानी, जो कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, भूमिहार वर्सेज यादव का, आप उसको कैसे जोड़िएगा? या दूसरी भी तमाम गैर यादव जातियों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो ग्राउंड लेवल पर, उनको आप कैसे एड्रेस करिएगा? या जो जातियां, जो कास्ट कंपीट कर रही हैं पावर स्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी के लिए, उनको आप कैसे करिएगा? तो आप नहीं कर पाएंगे ना। फिर ये तो जो कांग्रेस के कंसर्न थे, वो कंसर्न छोड़ करके कांग्रेस अनाउंस कर दे और ये कहे, फिर कांग्रेस के नेता लोग कहते रहेंगे हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा, हम तेजस्वी का चेहरा घोषित करके जाएंगे। तो लेफ्ट को दिक्कत नहीं है, लेफ्ट को कोई दिक्कत नहीं है, मुकेश सहनी को दिक्कत नहीं है, अनलेस कि आप उनको भी नहीं उप मुख्यमंत्री घोषित करें, उनको भी। अब तो करना पड़ेगा क्योंकि सीटों का झमेला हो चुका है उनके साथ। बिल्कुल, नहीं तो मुकेश सहनी रास्ता पकड़ लेंगे। मुकेश सहनी अपने लोगों से कह रहे हैं कि मेरे पास, मेरे लिए बचा क्या है, हा? मेरे लिए बचा क्या है? मेरे लिए तो यही बचा है कि मैं आगे 5 साल संघर्ष करूं, तो हम किसी को क्यों बनाएं जब वो मुझे नहीं बनाना चाहता है। हाँ, और जैसे ही मुकेश सहनी रोएंगे तो फिर बिहार में मल्ला और बिहार में निषाद, यह देखिए एक अलग क्रांति हो जाएगी। है, हो ही रही है। वैसे भी उन्होंने एक फोर्ट होल्ड कर रखा है, मतलब जैसे होता है ना, बाढ़ का पानी रोकने के लिए आप जो बांध, वो गेट गिराते हैं, तो उन्होंने गेट गिरा रखा है। नहीं तो उनकी जो जाति है या जो उपजातियां हैं, वो तो बड़े स्वाभाविक रूप से बीजेपी जेडीयू को वोट करती हैं। बिल्कुल, उनका तो कभी भी आरजेडी के साथ अब 90 के चुनाव को छोड़ दें या 95 के चुनाव को, तो पिछले 30 साल में उनका नहीं झुकाव है उस आरजेडी के साथ जाने का। तो उसको तो उन्होंने रोक रखा। अगर वो बांध टूटा या वो बांध खुल गया, तब तो फिर आप
समझ लीजिए कि जो 9% वो अपने को ईबीसी का बेटा बताते हैं, पहले सन ऑफ मल्लाह कहते थे, बाद में ईबीसी का बेटा कहने लगे, तो उस वोट का भी आपको नुकसान होगा। तो ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि अगर आप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो इन कास्ट को कैसे एड्रेस करेंगे, या मुकेश सहनी के कंसर्न को कैसे एड्रेस करेंगे, राजेश राम को कैसे करेंगे, और अल्पसंख्यक का जो कंसर्न है उसको कैसे एड्रेस करेंगे, जिसकी 18% आबादी है और जिसका वोट आप पूरे कमिटमेंट के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो वोट आपको चाहिए है। आपने नंबर्स, जो कास्ट का जो नंबर्स है, आपने 19 मुस्लिम दिए हुए हैं 18% आबादी में, और 18 हाँ 18% आबादी में, और 14% आबादी में यादव 52 या 53 दिया हुआ है आपने। आप ऑलमोस्ट 4 टाइम आपने ज्यादा दिया हुआ है अपने आबादी के अनुपात से। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सीएम भी आप ही को बनना है, सबसे आप ज्यादा आप भी लड़ेंगे 18 का और 53 का 3 टाइम। नहीं, हम करेंगे 14% है आप यादव की आबादी, तो 14 चौके 56 होगा ना, तो हमने ऑलमोस्ट 4 टाइम हमने कहा कि आपने आबादी के अनुपात को ऑलमोस्ट 4 टाइम आपने कैंडिडेट दिया है। मुख्यमंत्री भी आप ही को बनना है, सबसे ज्यादा आप अपनी जाति के आदमी को भी लड़ाएंगे, तो अल्पसंख्यक का जो कंसर्न है आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? तो ये सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने दे दिए हैं। हाँ, प्रशांत किशोर ने दे दिया। वो पहले कहते रहे कि भाई जहां उनका मुसलमान होगा वहां हम नहीं देंगे, लेकिन जब इन लोगों ने बहुत देरी कर दी, जब इनके तरफ से कैंडिडेट ही नहीं आए 9 तारीख को जाकर के, उन्होंने अधिसूचना जारी होने के एक दिन पहले और तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर उन्होंने मुसलमान दिए हैं। और उसके बाद एक लड़ाई का कल का जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो इसी की वजह से थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने अपने ऊपर खतरा, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर खतरा, अपने ऊपर तो नहीं, पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर जो खतरे की बात की, सुरक्षा की मांग की, वो यही दिखाना था कि देखिए हमको बीजेपी परेशाान कर रही है। इस नैरेटिव को उनको डिफ्यूज करना था कि भाई आपकी मिली भगत है, आपकी साठगांठ है, तो उन्होंने वो किया। मुसलमान का कुछ वोट उनको उनके साथ अगर जाता है तो आप कैसे रोकेंगे? अगर उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं आप दलित का या ईबीसी का और मुसलमान नहीं करते हैं, तो फिर अगर करते हैं तो 3 उप मुख्यमंत्री, तो एक अलग तमाशा बिहार में बन जाएगा। फिर तो ये उस तरह से ये कई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जटिल मामला है ये कि आप कैसे इसको हैंडल करते हैं मुख्यमंत्री वाला मामला। तो क्या मुख्यमंत्री नहीं घोषित करेंगे तेजस्वी यादव को? क्या ये होगा कि हम सीटों के बारे में जो गफलत है, वो कंफ्यूजन है, वो दूर कर देते हैं? क्या ये भी ऐसा होगा कि एनडीए की तरह कह देंगे कि भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद करेंगे? अगर ये भी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसका भी नुकसान है। उसमें भी फिर यादव के मन में तो एक होगा कि फिर ये कैसे कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ, तो कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां तो यादव की नाराजगी उसको झेलनी पड़ सकती है। ये ऑलरेडी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आरजेडी के लोग जो है अपना वोट, जहां उनका सीधा मुकाबला जेडीयू से नहीं है, वहां जेडीयू को शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट पोल एक पॉलिटिक्स में उनको एक संभावना दिख रही है कि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी नहीं बनाती है तो वो तेजस्वी के साथ आ जाए। तो ये जब नवादा में देखिए, नवादा की स्थिति क्या है, मुसलमानों की हम बात कर रहे थे, चलिए मोहम्मद कामरान का टिकट काट दिया गया गोविंदपुर में, अकेले मुसलमान थे, और किस तरीके से उनके लिए लोग रो रहे हैं। और देखिए नवादा विधानसभा क्षेत्र, जहां राजबल्लभ यादव और कौशल यादव की लड़ाई है, अब नवादा के मुसलमान बदला लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि विभा देवी जेडीयू की उम्मीदवार है, नीतीश कुमार की उम्मीदवार है, बीजेपी की उम्मीदवार नहीं है। हमको नीतीश कुमार से कहां नफरत है, बीजेपी से बचना है, नीतीश के साथ रह लेंगे। हाँ, वही कहा। तो फिर मान लीजिए कि अगर ये स्थिति है सब मुसलमानों के साथ, तो आपने 18% आबादी वाले को 18 सीट टिकटें दी, और उप मुख्यमंत्री अगर आप घोषित करते हैं और मुसलमान नहीं घोषित करते, तो ये तो नाराजगी बढ़ेगी ना। तो ये इसका नुकसान हो सकता है। जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है वहां जेडीयू जहां चुनाव लड़ रही है और आरजेडी से सीधा संपर्क नहीं है, वहां सीधी लड़ाई नहीं है, वहां तो मुसलमान सोच सकता है उनको देने में। नीतीश कुमार के साथ उनका कोई वैर नहीं है, और ये माहौल भी बन रहा है कि पोस्ट इलेक्शन बीजेपी उनको नहीं बनाएगी तो वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। मतलब चुनाव के बाद कौन जानता है, 11 नवंबर को वोट होने दीजिए, उसके बाद एक अलग ही पॉलिटिक्स होगी, वो तो हम लोग देखेंगे ही, हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं इस बात को। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अब ये सांप चुचुंदर वाली स्थिति है। आप घोषित करेंगे तो आप ही ने जो घोषित नहीं करने के कारण बताए हैं वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि भाई अब अपराध के मामलों का क्या होगा, अब जो एंटी यादव पोलराइजेशन का क्या होगा, नॉन यादव वोटों के पोलराइजेशन का वो क्या होगा, फिर तेजस्वी वर्सेस नीतीश की जो तुलना होगी उसका क्या होगा, ये सब आपको जवाब देना होगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर तेजस्वी के मतदाताओं को जवाब देना होगा कि भाई आपने क्यों नहीं होने दिया, तो उसका आपको नुकसान, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये उसमें क्या ये लोग करते हैं, मतलब घोषणा किस लेवल पर करते हैं, कोई बाजीगरी दिखा करके निकलते हैं या एकदम सीधा स्पष्ट घोषणा होती है, क्योंकि उसके बाद चुनाव पर थोड़ा बहुत तो असर होगा ज्ञानेश्वर जी।
इस साझा प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि उसमें गलतफहमियां अगर दूर होती हैं, टिकटों को लेकर के जो बदमजगी है वो दूर होती है, उसको कुछ ठीक किया जाता है, कुछ लोगों के और नाम वापस सेकंड फेज वालों के होते हैं, और एक यूनिटी दिखाई जाती है, एकजुटता दिखाई जाती है, तो एक उसका इम्पैक्ट होगा। तेजस्वी यादव के परसों से निकलने के बाद भी एक असर दिखेगा, चूंकि अभी तक तो वो हमको लग रहा है कि 5 या 6 तारीख के बाद निकले नहीं है कहीं, एक नॉमिनेशन के लिए गए थे और दिल्ली आए थे, जी, तो पिछले बिल्कुल। 15-16 दिन से तो वो कहीं निकले नहीं है, कोई सभा उन्होंने नहीं की है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है ज्ञानेश्वर जी, कल हम लोग देखते हैं बीजेपी मतलब कांग्रेस कैसे हैंडल करती है, बाकी पार्टियों का तो नहीं, कांग्रेस और मुकेश सहनी कैसे हैंडल करते हैं कल के मामले को। तो चलिए कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करते हैं, क्योंकि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बात समझ में आएगी कि बिहार के चुनाव में कितनी लड़ाई बची हुई है या फिर सब कुछ सेट हो गया है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।